देखिए आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखिए ये टॉपिक हमारा यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड तथा असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है देखिए वो है हमारा, इनमें मिलान करना। आपको देखिए मिलान करने में देखिए शुरू से मैंने कहा हुआ आप लोगों को कि आप सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। इस तरह लिखने से क्या हुआ, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए हमारा जो है आंसर बनेगा, देखिए यानी कि प्रदर्शन प्रभाव जो है वो बनेगा जे ड्यूजेनबरी, यानी ए का 4 इसमें आ जाता है हमारा 4। उसके बाद आगामी और पश्चिमगामी रिसाव की धारा, ये बन जाता है हमारा हर्समैन, यानी कि बी का 3। उसके बाद छाया कीमतें आ जाएंगे हमारे जे टिनवर्जन, यानी कि 1, यानी सी का 1। उसके बाद पूर्ण रोजगार संतुलन की सुनहरी अवस्था, ये बन जाता हमारा जे रॉबिन्सन, यानी 2। अब देखिए हमने जो है ये आपकी जो फिगर आई हमारे पास 4 3 1 2। अब ये देखिए इनके जो आंसर में इसमें चेक कर लीजिए कौन से बन रही, देखिए 4 3 1 2 आंसर बन जाता है हमारा बी, यानी ये बी आंसर बन जाता है। अब देखिए जो है प्रदर्शन प्रभाव से जो संबंधित है वो जे ड्यूजेनबरी है। वहीं पर देखिए अग्रगामी और पश्चिमगामी रिसाव की धाराएं जो है वो ए बी हर्समैन से संबंधित है। छाया कीमतें जे टिम्बर्जन और पूर्ण रोजगार संतुलन की सुनहरी अवस्था, ये हमारा है जे रॉबिन्सन। अब देखिए जो है इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो है यानी आंसर बन जाता है हमारा, देखिए ये आ जाता है हमारा, देखिए बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, केन्स के अनुसार लेन देन हेतु मुद्रा की मांग, यानी बताना हमें केन्स के अनुसार लेन देन की मुद्रा ए बढ़ती है जब आय भुगतान की बारंबारता में वृद्धि होती है, बढ़ती है जब आय भुगतान की बारंबारता में कमी होती है। बी घटती है जब प्रयोज्य आय का स्तर बढ़ जाता है। डी बढ़ती है जब प्रयोज्य आय का स्तर घट जाता है। तो आंसर बनेगा देखिए केन के अनुसार लेन देन हेतु मुद्रा मांग, देखिए ये बढ़ती है जब आय भुगतान की बारंबारता में वृद्धि होती है। तो आंसर बन जाता है ए। अब देखिए केन्स क्या कहता है, देखिए केन्स के अनुसार देखिए हमारा जो है यानी कि लेन देन हेतु मुद्रा की मांग आय से सीधी अनुपात से संबंधित होती है। यानी कि क्या है, लेन देन हेतु मुद्रा की जो मांग है आय से सीधी अनुपात से संबंधित होती है। इस प्रकार जब आय की मात्रा या बारंबारता में वृद्धि होगी तो लेन देन मुद्रा की मांग में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आंसर बना हमारा ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत, देखिए रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें पूछ रहा आपका, देखिए ए से का बाजार नियम, बी पूर्ण रोजगार का अस्तित्व, 3 पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता, 4 मुद्रा की तटस्थता। अब देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा, देखिए इसमें यानी कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत देखिए से का बाजार नियम भी है, पूर्ण रोजगार का अस्तित्व भी, पूर्ण प्रतियोगिता मान्यता और मुद्रा की तटस्थता। तो देखिए आंसर बन जाता है इसमें ए, ये हमारा ए आंसर बन जाता है। अब देखिए रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं वो है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, पूर्ण प्रतियोगिता है, बाजार में स्वयं संयोजन है या समायोजन है, बाजार का आकार
और मुद्रा की तटस्थता, ये जो है रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत से संबंधित है या इसकी मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, केन्स के निवेश गुणांक का मान निर्भर करता है, यानी केन्स का निवेश गुणांक का मान निर्भर करता है ए आय स्तर पर, बी निवेश की मात्रा पर, सी पूंजी के सीमांत उत्पादकता पर, डी उपभोग के सीमांत प्रवृत्ति पर। देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा, देखिए यानी कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर आंसर बना इसका डी, यानी कि जो है केन्स का जो है निवेश गुणांक जो है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अब देखिए मतलब जो है इसमें कह सकते हैं हम जो है मतलब जो है सीमांत प्रवृत्ति से हमारा जो अभिप्राय है, देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान जितना भी अधिक होगा गुणांक का मान उतना ही अधिक होगा, तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, यदि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक समान हो तो, अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, यदि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक समान हो तो ए जीडीपी अपस्फीतिक या डिफ्लेटर का मान शून्य होगा, जीडीपी अपस्फीतिक का मान इकाई होगा, जीडीपी अपस्फीतिक का मान इकाई से कम होगा, जीडीपी अपस्फीतिक का मान इकाई से अधिक होगा। देखिए इसमें आंसर बनेगा जीडीपी अपस्फीतिक का जो मान है वो शून्य होगा, आंसर बना है ए, तो इसमें ए आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक समान हो तो तब जीडीपी का अपस्फीतिक का मान शून्य होगा, तो आंसर बना ए, आंसर बन जाता ए। नेक्स्ट, त्वरक माप करता है, यानी त्वरक माप करता है ए निवेश के उपभोग पर के प्रभाव पर प्रभाव को, यानी त्वरक माप करता है निवेश के उपभोग पर प्रभाव को, राष्ट्रीय आय की समृद्धि दर को, उपभोग के निवेश पर प्रभाव को, उपभोग के उत्पादन और अल्पकालीन प्रभाव को। आंसर बना इसका ए, निवेश के उपभोग के प्रभाव पर, यानी आंसर ए बन जाता है। अब देखिए त्वरक जो है निवेश के उपभोग के प्रभाव को मापता है, यानी कि त्वरक निवेश के उपभोग के प्रभाव को मापता है। त्वरण सिद्धांत उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके द्वारा उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि या कमी से पूंजीगत वस्तुओं में निवेश में वृद्धि या कमी होती है, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, किसी दी गई ब्याज पर या किसी दी गई ब्याज दर पर मुद्रा की मांग तथा आय स्तर में संबंध जितना प्रबल होगा एलएम वक्र का ढाल होगा, ए पहले से कम, बी उतना ही खड़ा, बी पूर्व अनुमान न हो पाना, डी अनिर्धारित है। यानी देखिए आंसर बनेगा इसका पूर्व अनुमान न हो पाना, आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, हेराल्ड मॉडल में G इजिकल टू GW GN का आशय है। अब इसमें देखिए ये बनेगा, इसमें देखिए अपस्फीति की अवस्था, श्रम बाजार में पूर्ण रोजगार की दशा न होना, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना, मुद्रास्फीति की दशा, यानी आंसर बन जाता है डी। ये जो है डी हेराल्ड मॉडल का डी बन जाता है। अब देखिए जो है इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है। देखिए क्राउडिंग आउट प्रभाव होता क्या है। देखिए सरकारी व्यय में वृद्धि होने से ब्याज की दर में वृद्धि होती है जिस कारण निजी निवेश में कमी आती है, इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। यानी कि देखिए इसमें देखिए क्राउडिंग आउट प्रभाव उद्योग को हटाना, निवेश में कमी करना, निवेश में वृद्धि करना, सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी होना, आंसर बना
इसका डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय लेखांकन के मूल्यांकन वर्धित विधि से दूर हो जाता है। यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन मूल्यांकन वर्धित विधि से दूर हो जाता है। ए, दोहरे आगणन की समस्या, उत्पाद प्रभाव विधि की समस्या, व्यय या लागत विधि की समस्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बनेगा इसका ए, दोहरे आगणन की समस्या। अब देखिए मतलब जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन में मूल्य वर्धित विधि से दोहरे आगणन की समस्या से बचा जा सकता है। मूल्य वर्धन किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादित उत्पाद की इकाई के बाजार मूल्य में उस उत्पादक इकाई के अंशदान को प्रदर्शित करता है। मतलब समझिए, मूल्य वर्धन किसी भी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादित उत्पाद की इकाई के बाजार मूल्य में उस उत्पादक इकाई के अंशदान को प्रदर्शित करता है। देखिए इसमें आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, केन्स द्वारा दिए गए उपभोग फलन के सिद्धांत को सुधारा गया है। यानी कि जो है केन्स द्वारा दिए गए उपभोग फलन के सिद्धांत को सुधारा गया है। ए, फ्रीडमैन द्वारा, बी, ड्यूजेनबरी द्वारा, सी, मोडली-गिलैन द्वारा, या ये सभी। आंसर बनेगा डी, ये सभी। देखिए मतलब जो है अब इसमें देखिए अब जो है अगर हम उपरोक्त मतलब अर्थशास्त्रियों के उपभोग के संदर्भ में दिए गए सिद्धांत इस प्रकार है। केन्स कहता है, देखिए आप जो है यानी कि निरपेक्ष आय की परिकल्पना से संबंधित है। ड्यूजेनबरी सापेक्ष आय की परिकल्पना संबंधित है। मोडागालियानी जीवन चक्र की परिकल्पना से संबंधित है। फ्रीडमैन अस्थायी परिकल्पना से या अस्थायी आय की परिकल्पना से संबंधित है। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, क्लासिक समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव होगा। ए, रोजगार में वृद्धि, रोजगार में कमी, कीमत स्तर में वृद्धि, या कीमत स्तर में गिरावट। आंसर बनेगा रोजगार में वृद्धि। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्सीय रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन व्याख्या करता है। देखिए निवेश फलन व्याख्या करता है, इसको देखे बताना आपको। देखे केवल स्वायत्त निवेश की, ऐसे निवेश की जो आय के स्तर में प्रभावित होता है, ऐसे निवेश की जो आय में वृद्धि से प्रभावित होता है, ऐसे निवेश की जो ब्याज दर से प्रभावित होता है। आंसर बनेगा इसमें देखिए केन्सीय रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन व्याख्या करता है केवल स्वायत्त निवेश की। आंसर बना ए। नेक्स्ट, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय भी राष्ट्रीय आय को शून्य होने से निम्न में से कौन रोकता है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें देखा क्या रहा है आपका, यानी कि जो है जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन रोकता है। ए, तरलता जाल, बी, उपभोग, सी, ब्याज दर, डी, गुणक। आंसर बनेगा इसका उपभोग यानी बी आंसर। अब उपभोग जो है यानी जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से उपभोग रोकता है। तो आंसर बना बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुरूप सापेक्ष आय को परिभाषित करती है। ए, वर्तमान आय व पिछले वर्ष की आय का अनुपात, बी, वर्तमान व पिछली अवधि की औसत आय का अनुपात, सी, वर्तमान आय व पिछली अवधियों में प्राप्त आयों में सर्वाधिक आय से अनुपात, वर्तमान आय का पिछली व भविष्य आय का अनुपात। आंसर बनेगा इसमें सी। यानी कि मतलब जो है इस परिभाषा की मतलब परिभाषा जो है में सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुरूप सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुरूप सापेक्ष आय को परिभाषित करता है वर्तमान आय पिछली अवधियों में प्राप्त आयों से सर्वाधिक आय का अनुपात। आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट, ISM LM वक्र विश्लेषण में LM वक्र में दिए होने पर IS वक्र में दाहिनी ओर परिवर्तन होता है। इसका अर्थ है कि
अब पहले से बचत अधिक हो है, समग्र व्यय अधिक है, मुद्रा पूर्ति अधिक है, सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग अधिक है। अब देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा समग्र व्यय अधिक है, आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता क्लासिक अर्थशास्त्र में निहित नहीं है, यानी क्लासिकल अर्थशास्त्र में निहित नहीं है, यह बताना आपको जो है। ए, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, मुद्रा की तटस्थता, लोचपूर्ण कीमतें, आंसर बन जाता है सी, यानी कि मुद्रा की तटस्थता। अब क्लासिकल अर्थशास्त्र में निहित नहीं है कौन सी, मुद्रा की तटस्थता। अब देखिए अगर हम क्लासिक अर्थशास्त्र जो है मुद्रा बाजार में संतुलन ब्याज दर में परिवर्तन द्वारा निर्धारित मानता है, यानी कि क्लासिक अर्थशास्त्री जो है मुद्रा बाजार में संतुलन ब्याज दर में परिवर्तन द्वारा निर्धारित मानता है। मुद्रा की तटस्थता में क्लासिक अर्थशास्त्री अपने सिद्धांतों के विवेचना में मान्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति के मध्य समन्वय द्वारा ही बाजार में संतुलन स्थापित होता है, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, मुद्रा वह नियम अर्थशास्त्र वह नियम है जो से के बाजार नियम को गलत मानता है, यानी से के बाजार नियम को गलत मानता है। देखिए इसमें जो है ए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, मार्शल का मांग का नियम, प्रतिफल का नियम, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। देखिए इसमें बनेगा डी, ये आंसर बन जाता है इसका डी। नेक्स्ट, केंद्रीय रोजगार तथा आय सिद्धांत किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण करते हैं, यानी कि देखिए इसमें बताना आपको, यानी कि जो है ऐच्छिक, अनैच्छिक, परिच्छन और संरचनात्मक, यानी केंद्रीय रोजगार आय और सिद्धांत की किस प्रकार की बेरोजगारी का मतलब जो है विश्लेषण करते हैं, तो आंसर बनेगा देखिए इसका बी, अनैच्छिक, ये बी आंसर हो जाता है। यानी कि देखिए कुल रोजगार, कुल समर्थ मांग, यानी एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, जो संतुलन स्तर पर उपभोग, मांग तथा निवेश को जोड़ा या जोड़ होता है, यानी कहने का मतलब समझिए कुल रोजगार, कुल समर्थ मांग जो है जो संतुलन स्तर पर उपभोग मांग तथा निवेश का जोड़ होता है, उपभोग मांग और निवेश का जोड़ होता है, ध्यान दीजिए आप जो है, तो आंसर बन गया इसका बी। नेक्स्ट, श्रम विभाजन मूलतः सीमित होता है, यानी श्रम विभाजन मूलतः सीमित होता है ए, बाजार के विस्तार से, पूंजी गहन तकनीक से, रोजगार में लगे श्रम की मात्रा से, लाभ की दरों से। देखिए आंसर बन जाता है ए, बाजार के विस्तार से, यानी आंसर बन गया ए। अब देखिए श्रम विभाजन की जो धारणा है सर्वप्रथम मांडेविले की कविता दी फेबल ऑफ दी बीज में मिलती है, परंतु अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम इसका उपयोग एडम स्मिथ ने किया था। अब श्रम विभाजन के लाभ जो हैं, इसका लाभ क्या है, गुणवत्ता की दशा में सुधार होता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, नई खोजों और आविष्कारों को बढ़ाना होता है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। यहीं पर देखिए एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन बाजार क्षेत्र के विस्तार को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रोजगार सिद्धांत में समग्र मांग वक्र व्यक्त करता है, केंद्रीय रोजगार सिद्धांत में समग्र मांग वक्र व्यक्त करता है। ए, श्रम की प्रत्याशित मांग, पूंजी की प्रत्याशित मांग, प्रत्याशित बिक्री की आगम, प्रत्याशित लाभ की दर। देखिए आंसर बनेगा इसका प्रत्याशित बिक्री का आगम, यानी आंसर बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश गुणक व्यक्त करता है। अब देखिए निवेश गुणक व्यक्त करता है ए, निवेश का आय से अनुपात, आय का निवेश से अनुपात, निवेश वृद्धि का आय में वृद्धि से अनुपात, आय वृद्धि का निवेश वृद्धि से अनुपात। आंसर बन जाता है इसका डी, यानी ये डी आंसर बन जाता है। यानी निवेश गुणक जो है व्यक्त करता है आय वृद्धि का निवेश वृद्धि से अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है,
अंतर्निहित राष्ट्रीय आय अवस्फीतिक एक प्रकार के मूल्य सूचकांक का प्रतीक है जिसे कहते हैं, यानी कि लाशपियर का सूचकांक, फिशर का सूचकांक, मार्शल का सूचकांक, पासे का सूचकांक। आंसर बनेगा ए, लाशपियर का सूचकांक आंसर बन जाता है ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्स के अनुसार तरलता जाल की दशा में मुद्रा पूर्ति में हुई कोई वृद्धि भी रोजगार, निवेश और ब्याज की दर को प्रभावित नहीं करेगी। कीमत स्तर बचत दर के निवेश दर को प्रभावित नहीं करेगी। सी, कीमत स्तर प्रभावित होना नहीं होगा किंतु बचत व निवेश बढ़ेगा। डी, ब्याज दर प्रभावित नहीं होगा किंतु बचत और निवेश बढ़ेगा। देखिए आंसर बनेगा इसका ए, यानी केन्स के अनुसार तरलता जो है जाल की दशा में मुद्रा की पूर्ति में हुई कोई वृद्धि रोजगार, निवेश, ब्याज दर को प्रभावित नहीं करेगा। तो आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, प्रेरित विनियोग बढ़ता है। अब देखिए प्रेरित विनियोग बढ़ता है ए, जनसंख्या वृद्धि के साथ, आय में वृद्धि के साथ, ब्याज दर में कमी के साथ, बचत सीमांत प्रवृत्ति के बढ़ने पर। अब देखिए आंसर बनेगा इसका आय में वृद्धि के साथ, आंसर बन जाता है इसका बी। अब देखिए प्रेरित निवेश यानी कह सकते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है और तथा उसकी कमी के साथ घटता है। अर्थात प्रेरित निवेश आय के स्तर में परिवर्तन द्वारा निर्धारित होता है, अतः प्रेरित निवेश आय सापेक्ष होता है। तो आंसर बना बी। देखिए मैंने यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो आज का मैंने अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपके डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके।